हाय, दिस इज यीशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज फॉर सीटेट। और आज है हमारा डे 36। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है ये। आज हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे जुड़े हो तो आपको बता दूं, हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। साइंस जो आपकी पेपर 2 में साइंस आती है 30 मार्क्स की, 20 मार्क्स की 20 मार्क्स थ्योरी प्लस 10 मार्क्स की पैडागोजी, तो वही हम डिस्कस करें यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फर्स्ट इसकी थ्योरी करेंगे, देन इसके पीवाईक्यूज, जितने पीवाईक्यूज आए हैं इस चैप्टर के वो सारे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक बार स्लाइड्स दिखा देती हूँ क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम। आज का क्या क्या प्लान है हमारा। क्रॉप्स करेंगे, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, 2 टाइप्स की क्रॉप होती है, खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप्स, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करेंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या है ना कि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें हमें किन किन चीजों को, मतलब खेती जब करते हैं ना तो किन किन चीजों को हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये 7 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, तो ये हम देखेंगे। उसके अलावा ये सारे डिटेल में करेंगे, ठीक है। 7 के 7 स्टेप्स हम डिटेल में करेंगे एंड उसके अलावा ये सारी चीजें हो गई आपकी। एंड एक और टॉपिक है इसमें एनिमल हस्बेंड्री, वो भी डिस्कस कर लेंगे। एंड बस उसके बाद फिर ये आज के क्वेश्चन आंसर जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आपके आए हुए हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे। अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस है, 7 है, ठीक है। तो 7 क्वेश्चंस ये डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड आई होप आपने प्रीवियस वीडियो सारी देखी होंगी और आपको समझ आ रहा होगा जो भी हम कर रहे हैं। सारा जो सीटेट का सिलेबस है वो सारा हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट करेंगे। मैक्सिमम टॉपिक हमारे हो चुके हैं, बाकी 1 by 1 करके हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे आपके सीटेट के होने से पहले, ठीक है। चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो नोट्स है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस अकेडमी में मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, क्रॉप्स क्या होती हैं? क्रॉप्स क्या है, किसे कहेंगे क्रॉप्स? जो हम खेतों में अनाज उगाते हैं ना उसी को हम कहते हैं क्रॉप्स। ओके, so plant of the same kind that are grown and cultivated as a source of food in a large cultivated area is called a crop. जो हम खाना खा रहे हैं, जो ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उसी की जो हम फसल उगा रहे हैं, उस फसल को अगर हम लैंड काफी बड़े लैंड पे उगा रहे हैं तो उसी को हम कह रहे हैं क्रॉप्स। ओके, दो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, 2 टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। अब क्या डिफरेंस है दोनों में? खारिफ क्रॉप्स है, ये राबी क्रॉप्स हैं। खारिफ क्रॉप्स के देखो आपको कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे। पैडी धान को कहते हैं, मेज भुट्टे को कहते हैं, बाजरा ज्वार, ये चारों जो फसलें हैं ये खारिफ क्रॉप्स की है। यहाँ राइट साइड पे देखिए जो राबी क्रॉप्स हैं, राबी क्रॉप्स के भी 4 एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन? जो एग्जाम्पल्स तो काफी सारे हैं बट हमने 4 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। व्हीट, बार्ले, पीस एंड ग्राम। चना, काला चना जो होता है, ब्लैक चना, ठीक है। तो ये खारिफ क्रॉप्स है लेफ्ट साइड वाली, और ये है राबी क्रॉप्स। तो क्या डिफरेंस है खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स में, तो देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, खारिफ क्रॉप्स में क्या है ना, खारिफ क्रॉप्स जो है वो ग्रो करती हैं जब उन्हें ज्यादा वाटर चाहिए होता है, ठीक है। तो ये खारिफ क्रॉप जो है कहाँ कब ग्रो करती हैं? ये ग्रो करती है मानसून सीजन में। मानसून सीजन में मतलब जून टू जुलाई में इसको हम बीज देते हैं। जुलाई में, अराउंड जून से जुलाई के बीच में बीज देते हैं और इसको अक्टूबर से नवंबर के बीच में फिर हम कट कर लेते हैं। अक्टूबर से नवंबर में, जून से जुलाई के बीच में इसको सो कर देंगे, ठीक है। जब ज्यादा बारिशें होंगी तब इसको लगा देंगे, ठीक है। पूरी बरसात में ये ऐसे ही रहेंगी, ग्रो करेंगी एंड अक्टूबर से नवंबर के बीच में हम इसको कट कर देते हैं, हार्वेस्टिंग हो जाती है इसकी, ठीक है। तो खारिफ क्रॉप्स आर द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन मॉनसून सीजन आर नोन एज खारिफ क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल मेज, मिलेट एंड कॉटन। The seeds are sown at the beginning of monsoon season. Monsoon के beginning में ही seed को sow कर देते हैं and harvested मतलब cutting and harvested at the end of the monsoon season, अक्टूबर से नवंबर में। These crops require a lot of water and hot weather for proper growth. काफी सारा पानी चाहिए और hot weather चाहिए for proper growth. ये होगी हमारी खारिफ क्रॉप्स। अब अगर हम बात करें राबी क्रॉप्स की, तो राबी जो वर्ड है उसका मतलब होता है स्प्रिंग। एंड ये जो मीन है, ये जो वर्ड है, इट इज डिराइव फ्रॉम अरेबिक। ओके, ये कहाँ से आया है? अरेबिक, मतलब अरेबिक वर्ड से आया है ये। कौन सा? मतलब स्प्रिंग, राबी।
रावी वर्ड जो है अरेबिक से आया है और रावी का मतलब होता है स्प्रिंग। ओके, तो अब ये रावी क्रॉप्स जो हैं दैट आर ग्रोन इन द विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग आर कॉल्ड रावी क्रॉप्स। इसको विंटर सीजन में सो करते हैं, अराउंड अक्टूबर में इसको सो कर देंगे एंड इसको कब कट करते हैं, मार्च से अप्रैल के बीच में इसको कट कर लेते हैं, हार्वेस्ट हो जाती है। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है काटना। आप मार्च से अप्रैल के बीच में इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। वीट, ग्राम, मस्टर्ड आर सम ऑफ द रावी क्रॉप्स। ये रावी क्रॉप के कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, चलिए अब ये कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि खेती करने के लिए हमें कौन कौन से मेन स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो वही स्टेप्स वन बाय वन करके हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो हमारा खेत है उसको प्रिपेयर करेंगे, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे ताकि उसमें जो है हम अच्छे से बीज लगा सके और अनाज जो है अच्छा उग पाए। तो उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, वाई फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज टिलिंग और फ्लोइंग। टिलिंग और फ्लोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम कैसे करेंगे, टिलिंग और फ्लोइंग। टिलिंग मतलब लूजनिंग ऑफ सॉइल, टिलिंग क्या होती है, सॉइल को लूज करना। सॉइल काफी हार्ड सी हो गई होती है, अगर आपने किसी ने खेती की होगी या देखा होगा तो समटाइम्स जब फसल हम काट लेते हैं उसके बाद जब कुछ टाइम के लिए हम खेतों को एज इट इज छोड़ देते हैं खाली, तो वो जो सरफेस है काफी हार्ड हो जाता है। तो उसको कैसे लूज करेंगे, उसी को कह रहे हैं टिलिंग। टिलिंग का मतलब लूजनिंग ऑफ सॉइल। तो कैसे लोग करते हैं, फ्लोइंग से। फ्लोइंग का मतलब हल चलाना। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और फ्लोइंग एंड इज डन बाय यूजिंग अ फ्लो। ठीक है, जो सॉइल को हम लूज कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं टिलिंग और फ्लोइंग भी कह सकते हो। और इसको कैसे हम फ्लो करेंगे, लूज कैसे करेंगे, सो विद द हेल्प ऑफ फ्लो। ये वुडन का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक टूल है, ठीक है। यहाँ पे आगे आयरन लगा होता है और ये इस तरह से वुड का बना है। जो पहले के टाइम में तो क्या होता था ना, ऑक्स होते थे, बैल होते थे, बैलों के साथ इसको लगा के, दो बैलों के साथ लगा के उसको खेतों में चलाया करते थे। बट नाउ अ डेज ट्रैक्टर्स, कल्टिवेटर्स आर, वी आर यूजिंग कल्टिवेटर। तो अभी भी कुछ जगह है जहाँ पे जो खेती बाड़ी है इस बैल के थ्रू होती है। फ्लोइंग जो है बैल के थ्रू होती है, ठीक है। तो फ्लो क्या है, ये जो इंस्ट्रूमेंट नहीं, ये जो एक क्या कहेंगे, डिवाइस है, ठीक है। इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर टिलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल, ठीक है। तो फ्लो क्या है, फ्लो इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर टिलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल। इस तरह से ये देखो बैल है, बैलों के पीछे इस तरह से लकड़ी के साइज को जोड़ देते थे और इस तरह से फिर चलाते थे इसको खेतों में। तो इससे क्या होता है, जो सॉइल है वो लूज हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, बाय फ्लोइंग और टिलिंग, ओके। सेकंड, अच्छा, इसमें कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब डिवाइस है जो हमारे हेल्प करेंगे, ठीक है। जो हमारी खेती में हमारी हेल्प करने वाले हैं, तो वो एक तो है हो क्या होता है, इट इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू डिग अप सॉइल टू रिमूव वीड्स एंड आल्सो लूजन अप द सॉइल बिफोर प्लांटिंग एंड सैपलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपने छोटा मोटा कहीं कुछ प्लांट लगाना है, ठीक है। तो हम मिट्टी को खोदेंगे, तो मिट्टी को किससे खोदेंगे, हो से खोदेंगे, ठीक है। हाथ से तो खोदोगे नहीं इतनी हार्ड मिट्टी। तो उसके लिए आपको एक औजार चाहिए, जो ये है हो, इसको हम, ये आगे आयरन का लगा होता है, ये पीछे वुडन स्टिक होती है। तो इसको मिट्टी को इससे खोदेंगे एंड देन उसके में प्लांट्स को हम लगा सकते हैं। और कई जगहों पे वीड्स हैं। वीड्स क्या होता है, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। अगर खेत में हमारे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर गए हैं तो उनको निकालने के लिए भी हम इसका हो का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कल्टीवेटर। आज के टाइम में, पहले के टाइम में, अब इवन अभी भी काफी जगहों पे हम बैल के थ्रू भी फ्लोइंग करते हैं, बट मैक्सिमम जगहों पे अब क्या है, कल्टीवेटर के थ्रू फ्लोइंग की जाती है। तो इस तरह ट्रैक्टर होता है और इस ट्रैक्टर के पीछे इस तरह से इसको, कल्टीवेटर को लगा देते हैं। सो कल्टीवेटर इज अटैच टू द ट्रैक्टर एंड हेल्प्स इन लूजनिंग द सॉइल। ऐसे ट्रैक्टर आगे चलता जाएगा, ये मिट्टी, ये लोहे के होते हैं, पीछे मिट्टी में खोदते जाएंगे, तो इससे क्या है, मिट्टी लूज होती जाएगी। कल्टीवेटर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ फ्लोज सिंस दे आर फास्टर। इससे क्या है, काम ज्यादा जल्दी हो जाता है, ज्यादा थकान नहीं होती, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, दैट वाज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करेंगे, बाय टिलिंग और फ्लोइंग, ठीक है। एंड नाउ सेकंड स्टेप इज सोइंग। अब हमने मिट्टी को लूज कर दिया, अब मिट्टी में हम क्या करेंगे, सीड्स को लगाएंगे। तो सीड्स जो हम लगा रहे हैं दैट इज कॉल्ड सोइंग। तो सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल। सोइंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द soil. The seeds are sowed in the soil that is loosened by cultivator or flow. जो हमने भी कल्टीवेटर और फ्लो से सॉइल को लूज किया, उसी सॉइल में हम सीड्स को लगा देंगे।
अब सीड्स को सो करने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं, तो सारे मेथड्स हम डिस्कस कर लेंगे। मेथड्स ऑफ सोइंग, ठीक है, अराउंड 4 to 5 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज ट्रेडिशनल मेथड। जो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है ना, इस तरह से ये देखो बैल है, बैल के पीछे इस तरह से ये यहाँ पे एक फनल लाइक आपको इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है, ये फनल लाइक एक, ये देखो इस तरह से प्रेजेंट है फनल लाइक सब्सटेंस। इसमें क्या करेंगे, सीड्स डाल देते हैं, ठीक है, सीड्स डाल देते हैं। जैसे जैसे बैल आगे चलते जाएंगे, फनल से सीड्स जो है अपने आप यहाँ से नीचे ऐसे गिरते जाएंगे, सीड्स जो है अपने आप सो होते जाएंगे, ठीक है। A funnel shaped tool is used to sow the seeds traditionally. The funnel is filled with seeds and the seeds pass through 2 or 3 pipes. इसके साथ पाइप्स लगी होती है नीचे with sharp ends. These ends enter into the soil and the seeds are placed there. तो ये ट्रेडिशनल मेथड है। नेक्स्ट मेथड इज ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड में क्या होता है, इस तरह से ट्रैक्टर कल्टीवेटर आगे जाता जाएगा और आप क्या करोगे, पीछे से इस तरह से सीड्स को हाथ से फैलाते जाओगे, ठीक है। So in this process, the seeds are scattered on the seed bed either mechanically or manually. In the broadcasting method of sowing, the seeds are spread uniformly and are then covered with flanking. ठीक, अब इसको इसमें सीड्स डाल दिए, फ्लैंकिंग होता है वुडन का इस तरह से काफी बड़ा सा एक मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है। तो इस अब हमने जैसे एक खुद कल्टीवेटर से प्लोइंग कर दिया, अब हमने इसमें सीड्स डाल दिए। अब इस सॉइल को हमें बंद भी तो करना है ना, तो इस फ्लैंक के थ्रू इस तरह से सॉइल के ऊपर इसको ट्रैक्टर के साथ भी बांध सकते हैं, ट्रैक्टर के साथ बांध के इसको पूरे खेतों में इस तरह से लेके जाएंगे और इससे क्या होगा, जो सॉइल होगी ना वो फ्लैट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से फ्लैटन हो जाएगी। सो the seeds are spread uniformly and then covered with planking. When there are large number of seeds, the work is done using mechanical broadcaster. The seed rate is very high in this seed system. अब इसमें प्रॉपर सीड्स तो नहीं डालते हैं, तो इसमें जो सीड्स जाते हैं ना काफी हाई रेट पे जाते हैं। अब जब ये ग्रो करेंगे तो जो ज्यादा क्लोज सीड्स होंगे वो मैनुअली हाथ से निकाल देते हैं, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड में हाथ से मैकेनिकली हाथ से इसको इस तरह से स्प्रेड किया जाता है खेतों में, फिर प्लैंकिंग के थ्रू हम इसको बंद कर देंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट मेथड इज डिबलिंग मेथड। डिबलिंग मेथड में क्या होता है, जो सीड्स हैं उसमें जैसे मतलब जहां हमें सीड्स लगाना है, इसको हम कब कर सकते हैं यूज, जब हमें कम एरिया में हमें कोई प्लांट लगाने है, हमें पल्सेस लगानी है या सीड्स लगाने हैं, कुछ भी लगाना है, कुछ थोड़े एरिया में हम लगा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट सॉरी मतलब स्पेस हम एक सा रखेंगे, स्पेस में मतलब प्रॉपर स्पेसिंग रखेंगे, हर इक्वल स्पेस के बाद इक्वल डेप्थ पे हम इनको सीड्स को रखते जाएंगे, प्लेस करते जाएंगे, ठीक है। तो डिबलिंग मेथड में क्या होता है, होल्स आर मेड इन द सीड बेड्स and then seeds are placed in it. The seeds are then covered. The holes are made at definite depth. A dibbler is used for dibbling. It is डिबलर को भी यूज कर सकते हैं और हैंड से भी कर सकते हैं। इट इज अ कॉनिकल इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स प्रॉपर होल्स इन द सीड बेड। दिस मेथड इज यूज्ड टू सो वेजिटेबल्स, ओके। डिबलर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू इसको सीड्स को हम सो कर सकते हैं, उसके अलावा हैंड से भी कर सकते हैं। प्रॉपर डिस्टेंस पे, प्रॉपर डेप्थ पे हम सीड्स को प्लेस करते जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड डिबलिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड इज ड्रिलिंग मेथड। ड्रिलिंग मेथड में क्या होता है, इस तरह से ट्रैक्टर के साथ ही सीड ड्रिल को लगा देंगे, यहाँ पे सीड्स डाल देंगे, ट्रैक्टर जैसे जैसे मूव करता जाएगा सीड्स अपने आप यहाँ पे प्रॉपर प्लेस पे गिरते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। द सीड्स आर ड्रॉप्ड इनटू फरो लाइंस इन अ कंटिन्यूअस फ्लो एंड आर देन कवर्ड विद सॉइल। दिस इज डन ईदर मैकेनिकली और मैनुअली। मैकेनिकली भी कर सकते हो और हैंड से भी कर सकते हो, मैनुअली भी। द प्रॉपर नंबर ऑफ सीड्स आर सोन एट प्रॉपर डेप्थ एंड प्रॉपर स्पेसेस। नेक्स्ट मेथड है ट्रांसप्लांटिंग मेथड। अच्छा, ये मेथड जो है ना पैडी ग्रो करने के लिए यूज करते हैं। जब हम धान लगाते हैं, राइस की खेती करते हैं, तो इसके लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग। इन दिस प्रोसेस द सीडलिंग्स आर फर्स्ट प्लांटेड इन नर्सरी। सीडलिंग्स को नर्सरी में ग्रो किया जाता है एंड देन प्लांटेड इन प्रिपेयर्ड फील्ड्स। फिर इस तरह से ये घास की तरह दिख रहा है ना आपको, इसको लेके आएंगे और इस घास नहीं, इस पैडी को प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाया जाएगा पानी में। इट इज यूजुअली डन टू ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। Transplanter is used for the purpose, but this process is very much time consuming. काफी टाइम लगता है इस प्रोसेस को करने में। हर एक मतलब एक प्लांट को इसमें खेत में लगाने के लिए काफी टाइम लगता है, ठीक है। तो मैकेनिकली भी कर सकते हो बट हैंड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये है
5 मेथड्स हमने किए सोइंग के। फर्स्ट जो प्रैक्टिस थी हमने की दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करेंगे? टिलिंग से, बाय टिलिंग और फ्लोइंग। ठीक है, और टिलिंग और फ्लोइंग कैसे कर रहे थे हम? फ्लो से और कल्टीवेटर से। सेकंड स्टेप हमने किया सोइंग। सोइंग में हमने 5 मेथड किए। कौन कौन से 5 मेथड्स किए हमने? कैसे कैसे सो करेंगे? एक हमने ट्रेडिशनल मेथड देखा, सेकंड ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो हाथ से स्प्रेड करते हैं, थर्ड डिवलिंग मेथड प्रॉपर स्पेसिंग पे एक एक दाना रख के लगाएंगे, एंड ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मशीन के थ्रू होगी, एंड ट्रांसप्लांटिंग ये हाथ से एक एक प्लांट को हम मिट्टी में लगाते जाएंगे। ठीक है, ये 5 मेथड्स हो गए सोइंग के। अब जब हम प्लांट को सो कर सीड्स को सो करते हैं तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए? द सीड शुड बी डिजीज फ्री। जो सीड हम यूज कर रहे हैं वो उसमें कोई डिजीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेल्दी होना चाहिए वो। सीड मस्ट बी प्लांटेड एट करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जब हम सीड्स को प्लांट कर रहे हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ठीक होना चाहिए, करेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए, सही मात्रा में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गैप रख दिया या बहुत कम गैप रख दिया। ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। Seed should be sown such that all the crops should get an equal amount of light, nutrients and water. इस तरह से हम सीड को सोन करना चाहिए कि हर सीड को प्रॉपर सनलाइट मिले, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले एंड प्रॉपर वाटर मिले। उसके अलावा सीड शुड बी सोन एट करेक्ट डेप्थ। They should either be placed at the top of the soil so that it is blown away by wind and animals, nor should be sown too deep into the soil such that it does not germinate. कि हम जो सीड को सो करेंगे उसे हमें प्रॉपर डेप्थ पे रखना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर ही रख दिया सॉइल के ऊपर। अगर ऊपर रखोगे आप सॉइल पे इस तरह से तो विंड से या कोई एनिमल खा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इसको काफी नीचे सो करते हो तो हो सकता है कि इसको काफी टाइम लगे जर्मिनेट होने में और ये जर्मिनेट भी ना हो पाए। ठीक है, तो प्रॉपर डेप्थ पे हमें सीड को सो करना चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें, जिन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कुछ प्रिकॉशंस हमें यूज करने चाहिए जब हम सीड्स को सो करते हैं। तो 2 स्टेप्स हो गए। फर्स्ट स्टेप हमने किया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड स्टेप में हमने किया सोइंग। बीज भी हमने सो कर दिया। अब बीज लगाने के बाद जब हमारे प्लांट्स उगना शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे साइज के, इस तरह इतने इतने प्लांट्स जब हमारे ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, निकल आएंगे, इतना इतना प्लांट हो जाएगा, सब हम क्या करेंगे? उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर डालेंगे फॉर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मैन्योर क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में? ओके, मैन्योर और फर्टिलाइजर होते क्या है? एक्चुअली ऐसे सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को हम सॉइल में क्यों ऐड करते हैं? ताकि ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स दें। ठीक है, ताकि उनकी जो है हेल्दी ग्रोथ हो सके। तो उसी को हम कह रहे हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों में क्या डिफरेंस है? मैन्योर क्या है? इट इज ऑर्गेनिक एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम डिकम्पोज्ड एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट। ये जो है प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से बनता है। दिस इज ऑर्गेनिक एंड इट कंटेन्स अ मिक्स ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स बट जनरली इन लोअर कंसंट्रेशन कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स तो हैं, बट अगर हम इसको फर्टिलाइजर से कंपेयर करें तो फर्टिलाइजर के कंपैरिजन इसमें कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, बाकी इसके क्या बेनिफिट्स हैं मैन्योर यूज करने के? इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, cost effective and improved soil health in the long run. Okay, soil को इससे कोई हानि नहीं होगी। On the other hand, अगर फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं तो उससे क्या है, हमारी जो सॉइल है, प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी हो जाएगी, बट इट डिपेंड्स कि कितनी क्वांटिटी में, हमें पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में फर्टिलाइजर को ऐड करना है खेतों में। अगर ज्यादा एक्सेसिव यूज करोगे तो उससे क्या होगा? प्लांट भी हार्म होगा और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज हार्मफुल फॉर अस एंड हार्मफुल फॉर प्लांट्स एज वेल। ओके, तो मैन्योर हो गया, ऑर्गेनिक खाद है जो प्लांट्स और एनिमल से डिराइव होती है। दूसरी जगह अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक। ओके, इन्हें क्या है, फैक्ट्रीज में बनते हैं। इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज often containing concentrated amount of specific nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. ये जो फर्टिलाइजर्स है इनमें कंसंट्रेटेड अमाउंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, एनपीके मिक्सचर। एनपीके मिक्सचर क्या है? एन से नाइट्रोजन, पी से पोटाशियम, पी से फॉस्फोरस एंड के से पोटाशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम मिक्सचर। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इट कैन प्रोवाइड अ रैपिड इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड एंड हेल्प रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स लॉस ड्यू टू कल्टीवेशन। ठीक है, और इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या है? इट कैन बी एक्सपेंसिव, मे लीड टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन फ्रॉम रन ऑफ एंड ओवर यूज कैन हार्म सॉइल हेल्थ। ज्यादा यूज कर देंगे इससे क्या होगा? हमारी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स लूज होंगे। प्लांट तो खराब होंगे ही, बट हमारी सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये हो गई मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है सॉइल की रिप्लेनिशमेंट के लिए, मतलब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बने रहे उसके लिए एक और मेथड है, दैट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मेथड क्या होता है, मतलब क्रॉप रोटेशन में है ना, एक नॉर्मल क्रॉप है, ठीक है, एक नॉर्मल क्रॉप है मान लीजिए, उसको हम लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जिससे क्या है हमारी सॉइल को नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है। जैसे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे लेग्यूम्स, दालें होगी, पल्सेस होगी, सो हमारी जो पल्सेस है ना, दे आर लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, इनकी जो रूट नोड्यूल्स होती हैं, रूट नोड्यूल्स में लेग्यूमिनस एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, इनकी रूट्स में, रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इन द यूजेबल फॉर्म, जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन जो है इजीली फॉर्म में सॉइल भी एब्जॉर्ब कर पाएगी और ये जो न्यूट्रिएंट है सॉइल को मिल पाएंगे, ठीक है। तो राइज ऑफ जो नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स हैं वो क्या करती हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट जो है प्लांट को काफी न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स हैं, जैसे दालें हैं, पल्सेस हो गए, शीज हो गए, ठीक है, ये इसको हम मतलब एक टाइम में हमने ये फील्ड में लगा दिया, दूसरे टाइम में हमने एक नॉर्मल कैश क्रॉप लगा दी मान लीजिए, तो कैश क्रॉप को हम लेग्यूमिनस प्लांट के साथ फॉलो करते हैं, ठीक है। उसी को हम कह रहे हैं क्रॉप रोटेशन। मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यू आप एक ही क्रॉप लगाए जा रहे हो, एक ही क्रॉप लगाया आपने, अभी ये आपके पास एक लैंड है, इस पे आप हर बार किसी जगह पे आप हर बार वीट ही उगा रहे हो, वीट ही उगाओ, तो क्या होगा, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाएंगे, ये वीट इसके सारे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर लेगी। मैन्योर फर्टिलाइजर तो हम डालेंगे, बट कितने अमाउंट में, सॉइल जो खुद की सॉइल की जो क्षमता होती है न्यूट्रिएंट्स बनाने की, वो उसकी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें क्रॉप जो है रोटेट करके क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, मतलब हर बार एक ही फसल नहीं लगानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस सीजन में हमने वीट लगा दी, नेक्स्ट सीजन में हमने फिर मेज लगा दिया, मक्की लगा दी, तो इस तरह से हम क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार एक ही क्रॉप को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम मक्का लगा दिया, तो इस तरह से इन क्रॉप्स को हम जो नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स हैं उनके साथ चेंज कर सकते हैं। बीच में हमने कुछ पल्सेस लगा दी, लेग्यूमिनस प्लांट्स लगा दिए, दालें लगा दी, जिसकी वजह से सॉइल को उसके न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए। क्रॉप रोटेशन क्या है, इट इज अ फार्मिंग टेक्निक where different types of crops are planted sequentially on the same land over a period of time. different types की क्रॉप्स सेम लैंड पे हम ग्रो करते रहते हैं। This practice helps improve soil health, optimize nutrient level and manage pest and disease more effectively. देखो क्या होता है क्रॉप रोटेशन में, मान लीजिए आपने एक फर्स्ट स्टेप में आपने एक फसल उगाई, मान लीजिए कोई कैश क्रॉप उगाई। कैश क्रॉप में क्या होता है ना, कैश क्रॉप है जो फार्मर अपने लिए तो यूज कर ही रहा है, मतलब अपने लिए नहीं, सेल करने के पर्पज से इसको लगाता है खेतों में। जैसे वेजिटेबल्स हो गई, सी हो गया, कॉफी होगी, इस तरह की चीजें जिसको हम सेल करके हमें पैसे मिल सकते हैं फार्मर्स को। सो ऐसी कुछ क्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स है, इसको हमने नाइट्रोजन, अगर आपको ये दिख रही होगी इमेज, यहाँ लिखा है हमने नाइट्रोजन हंग्री प्लांट्स। नाइट्रोजन हंग्री प्लांट्स मींस इनको जो है नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, तो जो सॉइल में नाइट्रोजन थी वो सारी इन प्लांट्स ने यूज कर ली। अब इस सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो इस सॉइल में अगर फिर से हम यही सेम, हम मान लीजिए कैबेज का वेजिटेबल है, सेम फिर से हमने अगर यही कैबेज उगा दी, तो ये कैबेज की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब पहले हमने कैबेज उगाई थी उसने सारे नाइट्रोजन यूज कर लिया, और नाइट्रोजन और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन काफी जरूरी है। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो ले नहीं सकते, तो सॉइल के थ्रू नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन हंग्री प्लांट्स क्यों, क्योंकि इसने सारी नाइट्रोजन कंज्यूम कर ली। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सेम लैंड पे हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स लगा देंगे, लाइक पल्सेस, ठीक है। अभी पल्सेस में आपको बताया राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस ये जो सॉइल है, इस सॉइल में काफी हेल्दी
तो काफी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, सॉइल काफी हेल्दी हो जाएगी। अब इस सॉइल पे सेम लैंड पे हम दूसरा कोई प्लांट यूज करेंगे, दूसरी कोई फसल यूज करेंगे, तो जो क्रॉप है वो काफी अच्छी होगी, ठीक है, उसकी ग्रोथ काफी अच्छी होगी। तो क्रॉप रोटेशन एक स्टेप है, पहले हमने नाइट्रोजन हंग्री प्लांट लगाया, फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप लगाएंगे, उसके बाद सॉइल बिल्डिंग कवर क्रॉप्स। अभी सेम क्रॉप पे ना, सॉरी सेम लैंड पे हमने कवर क्रॉप्स क्या होती हैं, कवर क्रॉप्स होते हैं कुछ ऐसे ग्रासेस लगा दिए, लैंड को हमने खाली नहीं छोड़ना है बीच में, ठीक है, कुछ ऐसे ग्रासेस लगा देंगे, कुछ जैसे ज्वार लगा दिया, बाटले लगा दिया, ठीक है, कोई प्लांट हम ग्रो करा देंगे इस पे, इस लैंड को हम खाली नहीं छोड़ेंगे, ताकि क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट ग्रो कराने से क्या होगा, इसमें जो है एक तो जो हमारी पेस्ट की साइकिल होगी वो, इनका मतलब पेस्ट की जो साइकिल होती है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, प्लस सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बने रहेंगे, सॉइल की जो सॉइल इरोजन है वो भी कम होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम कुछ टाइम के लिए इस लैंड को रेस्ट देंगे, ताकि जो सड़े गले पत्ते हैं वो डिकम्पोज हो जाएं, इसको ऑर्गेनिक खाद मिल जाए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कैश क्रॉप इस सॉइल पे बीज देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है, जिसे हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन होता है वाटरिंग ऑफ प्लांट्स, ओके। इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ applying water to the crops artificially to fulfill their water requirements. Nutrients may also be provided to the crops through irrigation. The various sources of water for irrigation are wells, ponds, lakes, canals, tube wells and even dams. तो इनके थ्रू जो है वाटर प्रोवाइड करते हैं हम खेतों में। Irrigation offers moisture required for growth and development, germination and other related function. तो irrigation जो है एक also is very important step प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। और इरिगेशन क्या होता है, सप्लाई ऑफ वाटर टू प्लांट्स, ठीक। अब इरिगेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल मेथड है, कुछ मॉडर्न मेथड है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें, फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट ट्रेडिशनल मेथड, देन विल डिस्कस मॉडर्न मेथड। सो ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, ये कुछ 4 मेथड है जो ट्रेडिशनल मेथड है। फर्स्ट इज मोट, जिसे कहते हैं मोट फुले सिस्टम। फुले सिस्टम में क्या है, इस तरह से आपने वेल से पानी निकाल रहे हैं, इस तरह से आपने एक स्प्रिंग के थ्रू इसको बांध रखा है और वेल से पानी निकाल के आप इस तरह से प्लांट्स को दे रहे हो। सेकंड इज चेन पंप। चेन पंप में क्या है, इसने आपने पानी के साथ इस तरह से यहाँ पे वाटर सप्लाई के साथ इस तरह एक चेन से लगा रखी है, जिसके साथ आपने एक बकेट बांधी हुई है, तो ये पानी इस तरह से चेन घूमती जाती है और ये पानी फैलाती जाती है और ये पानी इस तरह से बह के खेतों में चला जाता है। एक मेथड होता है ढेकली मेथड, जिसमें इस तरह से आपने एक लकड़ी के थ्रू यहाँ से बकेट के थ्रू पानी निकाल रहे हैं, खेतों में दे रहे हैं। फोर्थ मेथड इज राहत, जिसे लीवर सिस्टम भी कहते हैं, जो एनिमल्स के थ्रू प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक। तो ये सारे ट्रेडिशनल मेथड है। नाउ अ डेज मॉडर्न मेथड वी आर यूजिंग, जिसमें स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड देख लेते हैं। दिस मेथड इरिगेशन इज डन मैनुअली। Here farmer pulls out water from wells or canals by himself or using kettles and carries to farming field. This method can vary in different reason. हर रीजन पे ये मेथड डिफरेंट हो सकता है। Some example of traditional system are Fule system, lever system, chain pump. Among these, the pump system is the most common and used widely. जो pump system है, जिसको ये जो चेन पंप सिस्टम काफी जगहों पे इस सिस्टम को यूज किया जाता है, एंड दिस इज वेरी पॉपुलर मेथड। ओके, तो ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। अब अगर हम मॉडर्न मेथड्स की बात करें, तो स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम, ये मॉडर्न मेथड है। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है ना, इस तरह से वाटर जो है स्प्रिंकल होता रहता है, ठीक है, इस तरह शावर की तरह पानी अपने आप गिरता रहता है। इसको कनेक्ट कर देते हैं हम कैनाल से या वेल के साथ, और पानी इस तरह से स्प्रिंकल होता रहेगा शावर की तरह। ये है स्प्रिंकलर सिस्टम। एंड दिस इज ड्रिप सिस्टम, जिसमें क्या है, तरह पाइपलाइन बिछाई हुई है और यहाँ से पानी ड्रॉप करके प्लांट्स के रूट्स तक जा रहा है। इसमें क्या है, पानी कम वेस्ट होता है ड्रिप सिस्टम में, ठीक है। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, a sprinkler system, as its name suggests, sprinkles water over the crop and helps in even distribution of water. This method is so much advisable in area facing water scarcity. जहाँ पे water scarcity है, वहाँ पे इस मेथड को, एक मिनट, ठीक है, इससे क्या है, पानी कम वेस्ट होता है। बट स्प्रिंकलर सिस्टम के अलावा जो सेकंड सिस्टम है ड्रिप सिस्टम, ठीक है, वो तो और ज्यादा यूजेबल है। जहाँ पे पानी की बहुत ही ज्यादा कमी है, वहाँ पे हम ड्रिप सिस्टम को यूज करते हैं। वहाँ यहाँ क्या है, पानी रूट्स में इस तरह पाइपलाइंस आपको दिख रही हैं,
ये पाइपलाइंस जो है यहाँ पे होल है, तो इन पाइपलाइंस के थ्रू रूट्स पे ड्रॉप वाइज पानी मिलता रहता है, ठीक है। दैट इज अ ड्रिप सिस्टम। द ड्रिप सिस्टम वाटर सप्लाई इज डन ड्रॉप बाय ड्रॉप exactly at roots using a hose or pipe. This method can also be used in regions where water availability is very less. Okay? तो 4 स्टेप हमारे हो गए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के। 5th स्टेप है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब जब प्लांट फसल हमारी ग्रो कर रही है, प्लांट बड़े हो रहे हैं, ठीक है, क्रॉप ग्रो कर रही है, तो क्रॉप के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं, और अनवांटेड प्लांट्स को ही हम क्या कहते हैं? वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स। और इन अनवांटेड प्लांट्स को किल करने, या तो प्लोइंग के थ्रू आप निकाल सकते हो, ठीक है, मैनुअली भी निकाल सकते हो। फ्लोइंग के थ्रू, फ्लोइंग मतलब नॉट फ्लोइंग, हो के थ्रू, ठीक है। फ्लोइंग तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो उस टाइम जो अनवांटेड प्लांट्स थे उस टाइम तो निकल गए, बट अब जब प्लांट हमारा ग्रो कर गया, क्रॉप हमारी बढ़ रही है, बड़ी हो गई है, ठीक है, तो इसमें अब इस टाइम पे जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो किए हैं, इनको हम कैसे निकालेंगे? या तो मैनुअली निकालेंगे या फिर कुछ वीडिसाइड्स यूज करेंगे, ठीक है। वीडिसाइड्स क्या करेंगे? इन अनवांटेड प्लांट्स को किल कर देंगे। वीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो कर रहे हैं हमारे खेत में, एंड वीडिसाइड्स क्या है? वीडिसाइड्स क्या करेंगे? इन अनवांटेड प्लांट्स को किल करने में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो वीडिंग इज द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड। इट इज एन इफेक्टिव प्री हार्वेस्टिंग मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। हार्वेस्टिंग मतलब जब कट करते हैं, हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है, उससे पहले ही इस मेथड को हमें करना पड़ता है। जब प्लांट अभी बीच में ही है, ना ज़्यादा बड़ी है ना मैच्योर नहीं हुई है अभी हमारी प्लांट, हार्वेस्टिंग का टाइम नहीं हुआ है, उससे पहले ही जब प्लांट है, ये वीड्स है ना, उनको हमें रिमूव करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा? सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स तो वीड्स ही यूज कर जाएंगे, तो हमारी फसल को तो कुछ नहीं मिलेगा। So weeds act as a competitors of the crop for various resources required for growth like nutrients, light, water, etc. So they have to removed as they may cause interference and decrease the yield. ठीक है, अगर हम नहीं निकालेंगे वीड्स को तो ये क्या करेंगे? हमारे जो न्यूट्रिएंट है सॉइल में, सारे न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लेंगे, और हमारी हमारे जो क्रॉप है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर लाइट, वाटर एक्सेट्रा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी खेत की जो यील्ड है, हमारी फसल की जो यील्ड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। Nowadays, weedicides and herbicides are most commonly used and are effective ways of weeding. आज के टाइम में वीड्स को हम कैसे रिमूव करते हैं? बाय यूजिंग वीडिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं लाइक MCPA। ये काफ़ी कॉमन जो वीडिसाइड्स है, दैट इज MCPA। MCPA की फुल फॉर्म क्या है? पूछ ली जाती है, आपको पता होनी चाहिए। 2-methyl 4-chlorophenoxyacetic acid। MCPA की फुल फॉर्म क्या है? 2-methyl 4-chlorophenoxyacetic acid। ओके, 2-methyl 4-chlorophenoxyacetic acid। एंड 2,4-D की फुल फॉर्म क्या है? 2,4-D इज अनदर टाइप ऑफ केमिकल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? 2,4-dichlorophenoxyacetic acid। ओके, ये भी फिनॉक्सियास्टिक एसिड है, ये भी फिनॉक्सियास्टिक एसिड है, बस इनके स्टार्टिंग का नाम जो है वो डिफरेंट है। 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, and these are common used weedicides। Okay. Next is the 6th step, that is harvesting। अब जब हमारी जो क्रॉप है वो मैच्योर होगी, ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम इसको काटेंगे, कटिंग करेंगे। अब कटिंग भी, हार्वेस्टिंग भी जो करेंगे, 2 मेथड्स होते हैं हार्वेस्टिंग के। फर्स्ट मेथड है थ्रू सिकल, या तो मैनुअली आप कट करोगे। ये जो फर्स्ट इमेज आपको दिख रही है, इस तरह से ये जो इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज कॉल्ड सिकल। तो सिकल के थ्रू इसको कट करेंगे मैनुअली, या फिर एक अनदर मेथड है, दैट इज हार्वेस्टर। हार्वेस्टर के थ्रू हम इसको कल्टीवेट करेंगे, तो सॉरी हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्टर तो इस तरह से ट्रैक्टर के साथ इस तरह हार्वेस्टर लगा होता है, जो क्या करता है? फसल को खुद व खुद काटता जाता है। मैनुअली करने की जरूरत नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर। And methods of harvesting. Harvesting is done by 2 methods. First is the manual method where sickle is used. ये जो है इसको sickle कहते हैं। Second is mechanical method where use machine called harvester is used। या तो मैनुअली करेंगे या फिर हार्वेस्टर के थ्रू करेंगे। अब हार्वेस्टिंग में आपने कट कर लिया, हार्वेस्ट कर ली, कटिंग कर ली, उसके बाद करेंगे थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है? इस तरह से हमारा प्लांट है, ठीक है, मान लीजिए सॉरी ये ट्री ही बन गया। इस तरह से स्टॉक होंगे, तो स्टॉक में ना इस तरह से मान लीजिए गेहूं का प्लांट है, तो इस तरह से गेहूं लगी होगी, ठीक है, गेहूं के सीड्स होंगे इसके अंदर। तो अब हमें क्या करना है? थ्रेशिंग के थ्रू हम क्या करेंगे? इन
वीड्स को मतलब इन सीड्स को इसके प्लांट से अलग करेंगे। ठीक है, थ्रेशिंग क्या है, इन ग्रेन्स को, इसके अंदर जो ग्रेन्स है ना, इसको हम अब स्टॉक से अलग करेंगे, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। सो थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन फ्रॉम द शाफ्ट। ये जो घास फूस टाइप है इसको हम कह रहे हैं शाफ्ट, तो शाफ्ट से हम ग्रेन को सेपरेट करेंगे। इट कैन बी डन मैनुअली, या तो इस तरह से मैनुअली आप कर सकते हो, झाड़ झाड़ के पीट के इस तरह से दाने दाने अलग कर लोगे आप, या फिर मशीन यूज कर सकते हैं दैट सेपरेट्स ऑल द ग्रेन सीड्स दीज डेज। इस तरह से गेहूं हम बीच में डालते जाएंगे, एक साइड से कलेक्ट जो सीड्स हैं, ग्रेन्स हैं, वो कलेक्ट होती जाएंगी, एक साइड से जो है उसका भूसा निकलता जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग कर ली, हार्वेस्टिंग होगी, कटिंग भी होगी, थ्रेशिंग भी कर ली, सीड्स हमने अलग कर लिए। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट मेथड विनोइंग। अब सीड्स में जो घास फूस चला गया है, कुछ शाफ्ट चला गया है, ठीक है, उसको हम विंड की हेल्प से सेपरेट कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड विनोइंग। सो विनोइंग क्या है, इट इज द प्रोसेस दैट सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम द शाफ्ट यूजिंग द हेल्प ऑफ द विंड। ड्यू टू द विंड द लाइटर शाफ्ट इज फ्लाई अवे एंड द हैवी ग्रेन फॉल डाउन। विंड की हेल्प से, इस तरह से हवा आ रही है, हवा की वजह से क्या हो रहा है ना, पीछे से हवा आ रही है, तो यहाँ से हवा आके जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिर जाएंगे, ग्रेन जो है वो नीचे गिर जाएंगे। तो ये हमारे 6 स्टेप हो गए। 7th, दिस इज लास्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब हमने सीड्स भी अलग कर लिए, क्लीन भी कर लिया, विनोइंग भी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्रेनरीज में इस तरह से स्टोर करके रख लेंगे। ठीक है, या तो ग्रेनरीज में रखेंगे या सिलोस। सिलोस क्या है, इस तरह से कंटेनर होते हैं, ठीक है, स्टील के, आयरन के कंटेनर, स्टील के कंटेनर होते हैं काफी बड़े बड़े, और इन कंटेनर्स में हम जो अपने ग्रेन्स हैं, जो हमारी फसल है, उसको स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से ग्रेनरीज में जूट बैग में भर भर के इस तरह से स्टोर करके रख लेते हैं। Storage of the grain is an important step in agriculture. After harvesting steps, the ready grains are stored in granaries or silos. Granaries are the place where freshly obtained food grains are stored. The grains have to be stored in dry place. Dry place पे हम स्टोर करेंगे that does not have a rodent or fungal infection. Rodent मतलब चूहे वगैरह नहीं होने चाहिए, और फुल फंगल इन्फेक्शन भी, इन्फेस्टेशन भी वहाँ नहीं होना चाहिए। इन्फेक्शन, एक मिनट, ये इन्फेस्टेशन हो गया, इन्फेक्शन होगा, ठीक है। इन्फेस्टेशन का मतलब इन्फेक्शन से ही है, तो हम ये मेक श्योर कर लेंगे कि वहाँ कोई रोडेंट, चूहे वगैरह नहीं होने चाहिए, और कोई फंगल इन्फेक्शन भी ना हो उस जगह पे। तो हमें उस जगह को बिल्कुल ड्राई रखना चाहिए और काफी साफ सुथरी रखनी चाहिए, बट एग्जैक्टली में ऐसा होता नहीं है। चलिए, नेक्स्ट इज फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन इज अ टेक्निक जिसमें क्या है, जहाँ पे हमने हमारी ग्रेनरीज है, ठीक है, वहाँ हम क्या करेंगे, फ्यूमिगेशन में ना एक गैस को फ्यूमिगेट कराया जाता है। मतलब एक गैस को हम जैसे पेस्ट कंट्रोल, आप समझ सकते हो, स्प्रे किया जाएगा। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल का स्प्रे किया जाएगा, ताकि वहां अगर कोई इंसेक्ट वगैरह है भी वो किल हो जाए, उनको हम मार दें या फिर वो निकल के बाहर चले जाएं। ठीक है, तो फ्यूमिगेशन में क्या है, गैस को स्प्रे किया जाता है, पेस्ट कंट्रोल मेथड है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्टोरेज। स्टोरेज हमारा हो गया, हमारे 7 स्टेप्स कंप्लीट हो गए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के। तो हमने कौन कौन से एग्रीकल्चर स्टेप किए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के 7 स्टेप्स डिस्कस किए। देखिए, फर्स्ट हमने किया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर कर रहे थे बाय प्लोइंग और बाय कल्टीवेटर। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने सीड सो किए डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, एंड थर्ड स्टेप में हमने उसमें फिर मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड किया। मैन्योर ऑर्गेनिक खाद होती है, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक खाद होती है। उसके बाद हमने इरिगेशन किया, वाटर सप्लाई करेंगे प्लांट्स को, दैट इज कॉल्ड फोर्थ स्टेप, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन के बाद वीडिंग करेंगे, अगर कोई अनवांटेड प्लांट्स ग्रो किए हैं तो उनको हम निकालेंगे। एंड उसके बाद हम, जब हमारी जो क्रॉप है मैच्योर हो जाएगी, तो हम हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग कैन बी डन विद 2 मेथड्स, बाय हार्वेस्टर और बाय मैनुअली सिकल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जब हार्वेस्ट करेंगे तो हम थ्रेशिंग करेंगे, सीड्स को, ग्रेन्स को अलग करेंगे शाफ्ट से, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के बाद हमने विनोइंग किया था। विनोइंग के बाद हम क्या करेंगे, अपने क्रॉप को, ग्रेन्स को हम स्टोर करके रखेंगे प्रॉपर ग्रेनरीज में। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमने डिस्कस किए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। ठीक है, इसके अलावा ये लास्ट जो टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री, देन विल डू क्वेश्चन आंसर। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, इट इज अ साइंस विच डील्स विद ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। एनिमल हस्बेंड्री हम किसको कह रहे हैं, ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ब्रीडिंग में क्या है, ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन, ओके, रिप्रोडक्शन। फीडिंग मतलब उनको फीड करवा रहे हैं,
एंड उनकी प्रॉपर केयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर बीमार हो रहे हैं हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स तो उनको प्रॉपर ट्रीट कर रहे हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, ओके। अब डिफरेंट टाइप की एनिमल हस्बेंड्री होती है। डेयरी की अगर बात करें, डेयरी फार्मिंग, so dairy farming is the agriculture technique concerned with long-term production of milk, which is then processed to obtain dairy products such as curd, cheese, yogurt, butter, cream. डेयरी से हमें क्या क्या मिलता है? चीज, योगर्ट, बटर, क्रीम। तो जो डेयरी के एनिमल्स हैं such as cow, buffalo, sheep, goat, etc. हमें इनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स जो हमारी बर्ड्स हैं, चिकन्स हैं, पिजन है, जी ये डक्स है, इन सब की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। पोल्ट्री फार्मिंग इज कंसर्न विद रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस। ब्रेड कहाँ देख रही हूँ मैं? बर्ड्स लाइक डक्स, chickens, geese, pigeon, turkeys, etc. are domesticated for egg and meat. Third is fish farming, जिसे हम pisciculture भी कहते हैं। तो fish farming is the process of raising fish in closed tank or ponds for commercial purposes. There is an increasing demand for fish and fish protein. Fish species such as salmon, catfish, cod and tilapia are raised in fish farms. Next, bee farming. Bees की farming को हम कहते हैं apiculture. Bee farming or apiculture is the practice of maintaining bee colonies by humans in man-made hives. Honeybees are reared on a large scale. Bees are domesticated for honey, wax and to pollinate flowers. So, animals की proper care करना, ठीक है, उनकी rearing, breeding, feeding, that is called animal husbandry. Different types of animal husbandry हमने discuss कर ली. Now, we'll मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर। हमारे 7 to 8 क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आंसर PYQ से लिए हुए मैंने, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं पेपर में, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज, अच्छा एक मिनट देख कितनी क्लास हमारी कितनी होगी, 40 मिनट्स की होगी, ठीक है। 1 आवर तक चली जाएगी क्लास, है ना, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल? इन 4 मेथड में से ऐसा कौन सा मेथड है जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज नहीं हो रही है? तो फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। कि फर्टिलाइजर को आपने ऑर्गेनिक्स, फर्टिलाइजर की जगह आप उसको ऑर्गेनिक खाद दे रहे हो, तो खाद दे सकते हैं, थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है बट ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन 2 क्रॉप्स। 2 क्रॉप्स के बीच में कुछ टाइम के लिए हम प्लांट्स को खाली छोड़ते हैं, ठीक है, तो इससे भी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। थर्ड इज ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली एवरी सीजन। क्रॉप रोटेशन हमने देखा अभी, ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। मेंटेन मिनिमम डिस्टेंस, ये जो 4th स्टेप है, मेंटेन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द क्रॉप्स व्हेन सोइंग। कि जब हम सीड को सो करेंगे तो हमें काफी कम डिस्टेंस रखना चाहिए। ऐसा है क्या? ऐसा बताया गया मैंने? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, ताकि जब वो प्लांट ग्रो करे तो उसे प्रॉपर सनलाइट मिले, प्रॉपर वाटर मिले और प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले, ठीक है। स्पेसिंग कम नहीं होनी चाहिए, स्पेसिंग ठीक होनी चाहिए, ताकि प्रॉपर उसकी जो प्लांट है उसको प्रॉपर सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे सोइंग के वक्त, हम जो है मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस रखेंगे। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रख दो, या ऐसा भी नहीं कि बहुत कम डिस्टेंस रख दो, ठीक है। तो 4th स्टेप जो है दैट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये इस स्टेप को करने से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, उल्टा डिक्रीज होगी सॉइल की फर्टिलिटी। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड? मतलब अगर हम ज़्यादा ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड अगर ज़्यादा अमाउंट में हम यूज़ करते हैं तो उसका इन चारों में से कौन सा एक कारण नहीं है, ठीक। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करने से ऐसी कौन सी चीज जो है जो नहीं होगी? चारों में से 3 चीजें तो हो रही हैं बट एक चीज जो है वो नहीं होगी, तो वो क्या नहीं होगी, ठीक है। एक्सेसिव फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करने से सॉइल इरोजन नहीं होगा, ठीक है। सॉइल इरोजन में तो क्या है, ये तो रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल है ना। सॉइल इरोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय वाटर और विंड, बाय वाटर और विंड, वाटर या विंड के थ्रू, ठीक है। तो इससे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सॉइल इरोजन का।
एक नेचुरल मेथड है जो जिससे मतलब नेचुरली होता है, जो इसमें विंड या वाटर के थ्रू जो अपर लेयर है वो रिमूव हो जाती है सॉइल की, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का सॉइल इरोजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमारा राइट आंसर है। बाकी 3 ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है, डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रिफिकेशन क्या है ना, एक स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक स्टेप है जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो है सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो क्या करता है, बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, इट कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट्स एंड देन नाइट्रेट। ये नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा एंड देन नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। तो इस कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक पार्ट है जिसमें बैक्टीरिया क्या है, जो सॉइल बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। उस स्टेप को, उस पर्टिकुलर स्टेप को हम कह रहे हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, इस प्रॉपर स्टेप को हम कह रहे हैं नाइट्रिफिकेशन। ओके, अच्छा एक मिनट, नॉट कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ, हाँ ठीक है। बाकी नाइट्रिफिकेशन में ओके, थर्ड स्टेप है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जो हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड अपने प्लांट्स में डाल रहे हैं ना, तो क्या होगा, बारिश के थ्रू जब पानी जो है खेतों से बह के जाएगा तो वाटर बॉडीज में चला जाएगा। पानी इस तरह से वाटर बॉडीज में गया। अब इस वाटर में काफी एक्वाटिक एनिमल्स प्रेजेंट है, एक्वाटिक एनिमल्स भी रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये एक्वाटिक एनिमल्स ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वही ऑक्सीजन को ये यूज करते हैं। तो अब क्या होगा, अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो बारिश के थ्रू ये जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड है वाटर बॉडी, ये पानी के थ्रू पानी में मिक्स होके वाटर बॉडीज में जाएगा, जिससे क्या होगा, इस पानी में जो एल्गी है ज़्यादा ग्रो करेगी, एल्गी ज़्यादा ग्रो करेगी और ये एल्गी क्या है, सारी ऑक्सीजन यूज कर लेगी। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स प्रेजेंट है उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। सो इट अफेक्ट्स फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से इस पे अफेक्ट पड़ता है। उसके अलावा फोर्थ स्टेप है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है ना, एनिमल्स के अंदर जैसे मान लीजिए छोटे एनिमल्स के अंदर, ठीक है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस चला गया। एक फूड चेन है प्रॉपर, हमें फूड चेन पता है, छोटे एनिमल्स को बड़े एनिमल्स फीड करते हैं। ठीक है, तो जो छोटे एनिमल्स हैं उनके अंदर कोई एक टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर कर लिया उनकी बॉडी के अंदर। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस उनके अंदर एंटर कर गया। अब ये टॉक्सिक सब्सटेंस मान लो किसी फिश के अंदर गया। ठीक है, अब इस फिश को किसी बड़ी फिश ने ईट किया तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस उसके अंदर चला गया, क्योंकि ये जो है टॉक्सिक सब्सटेंस कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो हमारी बॉडी या एनिमल्स की बॉडी वो एक्सक्रीट नहीं कर पाती, वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहता है और जो हमारी बॉडी को हार्म करता रहता है। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस चला गया फिश के अंदर। ठीक है, पहले छोटी फिश के अंदर गया, फिर छोटी फिश से बड़ी फिश के अंदर गया। अब उसके बाद ये टॉक्सिक सब्सटेंस अगर इस फिश को ह्यूमन ने फीड कर लिया तो हमारे अंदर चला जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। मतलब अगर फूड चेन में देखा जाए तो एक पेस्टिसाइड जो किसी या टॉक्सिक सब्सटेंस जो एक छोटे एनिमल के अंदर गया है, वो जाता जाता एक बड़े एनिमल की बॉडी तक पहुंच जाता है। दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, दिस कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन, क्योंकि वो छोटे एनिमल से एक फूड चेन फॉलो होती है ना। फूड चेन तो पता है, छोटे चीज को बड़ी चीज खाती है, फिर उसको बड़ी चीज खाती है। तो ऐसे करते करते डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते करते वो एक लार्ज ट्रॉफिक लेवल तक पहुंच जाएगी, उस इंक्लूडिंग ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन, तो वो जो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करेगी। दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। आई होप कुछ समझ आया होगा आपको क्वेश्चन। नाइट्रिफिकेशन क्या होती है, यूट्रोफिकेशन क्या होती है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होती है, और कैसे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इनको अफेक्ट करते हैं। सॉइल इरोजन पे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग वीडिंग। वीडिंग के संदर्भ में कौन सा एक ऑप्शन सही नहीं है, देखिए चलिए देख लेते हैं। टिलिंग ऑफ सॉइल हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। टिलिंग मैंने बताया था, टिलिंग क्या था, लूजिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को लूज करना, दैट इज कॉल्ड टिलिंग। तो टिलिंग ऑफ सॉइल हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, सो दिस इज ट्रू, हेल्प्स तो करता है टिलिंग।
वीडिसाइड्स आर नॉट हार्मफुल फॉर क्रॉप्स एंड फार्मर्स, ऐसा तो नहीं है, वीडिसाइड्स तो हार्मफुल होते हैं वो क्रॉप्स में अगर ज़्यादा अमाउंट में डाल देंगे तो हार्मफुल होगा और फार्मर्स के लिए भी हार्मफुल होता है। इसलिए फार्मर को सजेस्ट किया जाता है जब भी वो स्प्रे करे तो अपने खुद को अच्छे से प्रॉपर मास्क पहन के और बॉडी कवर करके ही स्प्रे करे, ठीक है। तो हार्मफुल होता है ये। वीडिंग शुड बी डन जस्ट बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, जस्ट बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स नहीं करते, काफी पहले कर लेते हैं। जस्ट बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप करेंगे तो क्या फायदा, फिर तो हार्वेस्टिंग वो जो क्रॉप है सारे न्यूट्रिएंट तो इसने वीड्स ने ले लिए, तो फिर हमारी क्रॉप को तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ही नहीं, इसलिए हम उससे पहले ही टाइम से पहले ही जो वीड्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं खेतों से, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। वीड्स क्लोज टू द ग्राउंड कैन बी रिमूव बाय अपरूटिंग देम, जो ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज हैं कुछ वीड्स, उनको हम अपरूटिंग मतलब उनको ऐसे निकाल सकते हैं हाथ से भी, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड कौन से ऑप्शन 2 सही नहीं है, बी और सी जो है सही नहीं है, नॉट ट्रू रिगार्डिंग फीडिंग, बी एंड सी। तो बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वाले, ये हिंदी में भी दिया हुआ है तो हिंदी में रीड कर लीजिए, बी और सी जो है राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ खारिफ क्रॉप्स। तो खारिफ और राबी क्रॉप्स हमने डिस्कस की, तो खारिफ क्रॉप्स तब ग्रो करती हैं जब मॉनसून सीजन होता है, मॉनसून के स्टार्टिंग में इसको हम ग्रो करते हैं और एंड में अक्टूबर नवंबर में इसको हम कट कर लेते हैं जब विंटर की स्टार्टिंग होती है। और जब विंटर की स्टार्टिंग होगी तो कुछ टाइम के लिए लैंड को खाली छोड़ के फिर हम राबी क्रॉप्स फील्ड उसमें सो कर देते हैं, ठीक है। तो कौन सा एक सेट है खारिफ क्रॉप्स का देखते हैं। वीट और मस्टर्ड तो नहीं है, वीट और मस्टर्ड राबी क्रॉप्स है। मस्टर्ड और पैडी भी नहीं है, पैडी तो है बट मस्टर्ड नहीं है, ठीक है, दोनों होने चाहिए। पैडी तो है, मेज भी है, तो ये है हमारे खारिफ क्रॉप्स। मेज तो है खारिफ क्रॉप बट पीज नहीं है, तो दिस इज आल्सो नॉट आवर आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पैडी एंड मेज, मेज, ठीक है, पैडी एंड मेज। क्वेश्चन नंबर 5 इज सीड डिस्पर्जल मे बी सेड टू हेल्प द प्लांट्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि सीड डिस्पर्जल जो है इन 4 में से 3 चीजों में सीड डिस्पर्जन हेल्प कर रहा है, एक चीज में हेल्प नहीं कर रहा है, तो जिसमें हेल्प नहीं कर रहा है वो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, ये देखना है हमें। तो सीड डिस्पर्जन ओवर क्राउडिंग से बचाता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जो पेरेंट प्लांट है, ठीक है, सारे सीड्स अगर यहीं गिर जाएंगे, यहीं ग्रो कर जाएंगे तो कितने सारे प्लांट्स हो जाएंगे, सारे जो है फिर सबको न्यूट्रिएंट चाहिए, वाटर चाहिए, प्रॉपर सनलाइट चाहिए, तो ये प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सीड डिस्पर्जन जो है सीड डिस्पर्जन अगर हो जा रहा है, कहीं दूर जाके सीड गिर रहा है, वहां पे नया प्लांट बन रहा है, तो दिस इज हेल्पफुल फॉर प्लांट, जिससे क्या ओवर क्राउडिंग नहीं होगी। इट अवॉइड कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इन्वेड न्यू हैबिटेट्स, इन्वेड का मतलब होता है ऑक्यूपाई करना, नई हैबिटेट्स को अपनाना, कहीं नई जगह पे जाएगा तो नई हैबिटेट्स को अपनाएगा, ठीक है, नए फीचर्स को अपनाएगा और यहाँ पे प्रॉपरली वो ग्रो करेगा। बट सीड डिस्पर्जन से न्यू वेराइटीज का कोई लेना देना नहीं है। जिस चीज का सीड है, मान लीजिए मैंगो का सीड है, तो मैंगो का सीड से दूर जाके भी मैंगो प्लांट ही बनाएगा, ऐसा तो है नहीं मैंगो का सीड नई वेराइटी बना रहा है, एप्पल बना दे रहा है, ऐसा तो है नहीं ना। तो दिस ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज नॉट ट्रू, इट डू नॉट प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ वीड्स ऑन द क्रॉप प्लांट्स। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, फिर हमें बताना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है इनमें से, ठीक है। So, following statement about the effect of weeds on the crop. Weeds का crop पे क्या अफेक्ट होता है? They help crop plants to grow healthy. क्या weeds help करते हैं plants को healthy grow करने में? जी नहीं। They interfere in harvesting. Yes, harvesting में interfere करते हैं। They affect plant growth. Plant की growth को affect करते हैं। They compete with crop plants for water, nutrients, space and light. This is also true. So B, C, D right option है इस question के. That is given in option number 3. B, C and D is the right option of this question. Now this is last question of today's class. The crop nutrients available in fertilizers are, fertilizers में कौन से nutrient present होते हैं? So हमने पढ़ा था ना NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंड K से पोटाशियम। देख लो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम कहाँ है, यहाँ तो है नहीं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2 एंड दिस इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर है। फर्टिलाइजर में NPK प्रेजेंट होता है, N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, K से पोटाशियम। ओके, सो ये हो गए हमारे 7 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट, और ये चैप्टर हमारा क्रॉप प्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है।
ये टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करें वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो पीपीटी है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल टिशू साइंस अकेडमी में मिलेगी, ठीक है। टिशू साइंस अकेडमी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सब चीज़ ये जितने भी मैं अभी तक वीडियोस कर चुकी है, सारी वीडियोस जितने भी सीपीटी है, पीडीएफ है, सब आपको यहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।